ओबामा ने मोदी जी के दौरे पर टिप्पणी की, इंटरव्यू दिया और कहा कि हिंदुस्तान में अकलियत हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। पहली बार और पिछली बार भी जो बाइडेन से जब 2-3 बार मिले हैं मोदी जी, जो बाइडेन ने हर बार मोदी जी को एक पूरी तरह से चेतावनी दे रखी है कि मेरे गले नहीं पड़ना, गले नहीं मिलना, हाथ से हाथ मिलाना। और इसलिए पहली बार दौरा है कि मोदी जी किसी के गले नहीं पड़े, नहीं तो जबरदस्ती मोदी जी गलबैयां करते थे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। रविंद्र जी, ये बताएं, मोदी जी तो विदेश यात्रा पूरी करके आ चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की मीटिंग भी चल रही थी। मोदी जी ने आते ही वैसे तो जेपी नड्डा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा कि देश का क्या हाल है। तो उन्होंने कह दिया सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया, सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अलग बात है कि देश में क्या क्या चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक चीज कही है कि मोदी जी विदेश में देश का डंका बजा रहे हैं और वहीं विपक्ष देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब ये किस तरह का बयान है, आप इसका भी जवाब दीजिए। साथ ही देश में क्या चल रहा है, आप क्या कहते हैं? पहली बार देश को पता चला कि मोदी जी को जो सारी सूचनाएं हैं वो कौन देता है। मोदी जी जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो रात को उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा और मीनाक्षी लेखी, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, तो जगत प्रकाश नड्डा से पूछा कि देश के क्या हाल चाल है। और तब जगत प्रकाश नड्डा ने उन्होंने बताया कि देश में बड़ी खुशहाली है, देश के लोग बड़े बढ़िया हैं और हम 9 साल की सारी उपलब्धियों को देश के लोगों को बता रहे हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही उसका सीधा मतलब ये था कि पहली बार मोदी जी जब विदेश से लौटे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कोई टूरिस्ट, हम जैसे किसी देश में जाएं, मान लीजिए मैं मेलबोर्न जाऊं और वहां पे अपने जो आदमी मुझे अगवानी करने आए और मैं पूछूं जी क्या हाल है, वो कहेगा जी एवरीथिंग इज फाइन सर। तो ये ऐसा काम चलाऊ एक तरह का नजरिया है जो लगता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात जो है पूछनी चाहिए और ऐसा जवाब उन्हें मिलना चाहिए। हालात की पूरी जो हालत है वो ये है कि मुझे इस बात को सुनकर वो सिलसिला याद आ गया जब 1979 में देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी में उस समय खूब उठापटक चल रही थी। तो रोज राजनारायण जो थे वो बयान दिया करते थे चौधरी चरण सिंह की तरफ से। तो जब मोरारजी देसाई पार्लियामेंट एयरपोर्ट उतरे उस समय, तो राजनारायण ने एक इत्र की शीशी निकाली और उस इत्र को जो है मोरारजी देसाई पर छिड़कना शुरू कर दिया। तो मोरारजी देसाई ने झड़कते हुए कहा कि मेरे पीछे से तो तुम जो है दुर्गंध फैला रहे थे और अब मेरे ऊपर जो है सुगंध फैला रहे हो। तो ये बयान जो है खूब छपा और उससे पता चला कि प्रधानमंत्री का क्या रुतबा है और प्रधानमंत्री क्या चीजों के बारे में जानते हैं। और ये कहना कि जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने पूछा कि देश का क्या हाल है, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री तो यहाँ हिंदुस्तान में हमेशा वादा करते थे, दावा करते थे कि मेरे पास ड्रोन है, मैं हर जगह की सूचना जो है अपना ड्रोन भेजकर जो है मालूम कर देता हूँ। तो एक तो ये बात पता चली कि ड्रोन की जगह मोदी जी को सारी सूचनाएं जो है जगत प्रकाश नड्डा देते हैं और वो सारी सूचनाएं वो देते हैं जो गलत होती हैं, फर्जी होती हैं और मोदी जी को खुश करने वाली होती हैं। जैसे जी हजूर चापलूस लोग होते हैं, वो हर चीज के बारे में बताएंगे कि सब चीज बढ़िया है, सब चंगा सी। तो मोदी जी को आपको याद होगा एक बार उन्होंने ये बयान दिया था कि सब चंगा सी। तो चंगा सी का मतलब उन्हें बताने वाले जो थे वो जगत प्रकाश नड्डा थे और यही उनकी कामयाबी का राज है। अब मोदी जी हिंदुस्तान आए हैं, तो हिंदुस्तान में आने के बाद उन्हें अगर देश की चिंता होती तो मणिपुर के बारे में कुछ विचार करते, सारे विपक्षी दलों को बुलाते और कहते कि मणिपुर में कैसे हिंसा को रोका जाए। 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, पूरा मणिपुर जो है जल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो ऐसी हालत में सरकार जो है किसी तरह से कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे लोगों का बोझ, लोगों का दुख दर्द कम हो। अब एक जो सबसे बड़ा बयान इस दौरान आया वो ये आया कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाने से पहले एक ट्रक यात्रा की थी। वो दिल्ली से अमृतसर एक ट्रक वाले के केबिन में बैठकर गए थे और फिर वो जब अमेरिका से अपनी यात्रा पर लौट रहे थे तो वहां पे भी उन्होंने एक ट्रक यात्रा की, वहां के ट्रक वाले के साथ बैठे और वो पंजाब का ही था। उसने उनको जो है सिद्धू मूसेवाला का गाना भी सुनाया और राहुल गांधी ने उनसे सब जाना। और राहुल गांधी के पूरे दौरे पे 2 बात बड़ी साफ आई। एक तो हिंदुस्तान के ट्रक वालों को उनकी तनख्वाह कम मिलती है, उसमें 1 और 100 का अनुपात है हिंदुस्तान और अमेरिका में। दूसरी बात ये थी कि राहुल गांधी ने उससे कहा भाई बड़ी गर्मी लगती है, तो तुमने अपने ट्रक में हिंदुस्तान में जो है एक कूलर लगा रखा था उसने,
इंडियनाइजेशन तरीके से, भारतीय तरीके से, और अमेरिका में जो था वो एसी कैबिन था। तो ये बात जब जाहिर हुई तो तुरंत बाद जो है उसके हम सब लोगों ने देखा कि नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 2025 से सारे ट्रकों के जो कैबिन है ड्राइवरों के, वो एसी किए जाएंगे। तो इसका मतलब सरकार जो है, आप ये समझिए, राहुल गांधी से पूरी प्रेरणा लेती है और राहुल गांधी की एक बात को जो है वो मानती है, और इसीलिए देश की जनता को चाहिए कि अगर अपने दुख दर्दों को कम करना है तो वो राहुल गांधी को अपना प्रवक्ता बनाए, ताकि राहुल गांधी जो बात बोलेगा मोदी सरकार उस पर टिप्पणी जरूर करेगी। अब मोदी जी जब हिंदुस्तान लौटे हैं, अब उन्हें लौटे हुए 12 घंटे हो गए हैं, तो मोदी जी वैसे तो 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के दौरे की आलोचना नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रमोद कृष्णन, उन्होंने भी कहा है कि मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका गए हैं, उनके दौरे की आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी किसी विदेशी दौरे पे जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति के जाने पर, क्योंकि वो संसद सदस्य नहीं है, एक नागरिक के रूप में वो गए, भारत के नागरिक के रूप में, उसके दौरे की आलोचना क्या भारत सरकार को करनी चाहिए? हमने देखा स्मृति ईरानी बढ़ चढ़कर उस पर बोलती हैं, और दूसरे मंत्री जो है लगातार राहुल गांधी पर हमला करते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में ये बोला, उन्होंने अमेरिका में ये बोला, भारत की बेइज्जती कर दी, भारत के खिलाफ कह दिया, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कह दिया। तो जैसे कि तैसे वाली बात है, अगर आप मेरे गाल पर थप्पड़ मारेंगे तो मैं आपके गाल पे मुक्का मारूंगा। ये एक लेन देन की परंपरा है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हर तरह की राजनीतिक शालीनता के खिलाफ हैं, वो कहते हैं सोनिया गांधी बारबाला थी, वो डांस करती थी, कैबरे करती थी, वो राहुल गांधी के बारे में भी ऐसी बातें कहते थे कि पप्पू है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ये जो है वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है विदेशों में। वो कहते थे कि ये थाईलैंड गया है तो वहां पर जो है अय्याशी करने गया है, ये सिंगापुर गया है तो अपनी योजनाएं क्यों नहीं बताता। यानी इस बार भी राहुल गांधी के आने से पहले वो कहाँ गायब रहे? कांग्रेस के नेता के बारे में एक बीजेपी के प्रवक्ता ने, स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी गए तो 6 दिन के लिए थे, लौटे 21 दिन बाद, तो बाकी दिन क्या कर रहे थे? तो अगर आप किसी की खोजबीन करेंगे तो दूसरे को भी पूरा हक है कि वो आपकी खोजबीन करे। और मोदी जी का ये दौरा जो है, वो कई जगह अगर आप उसे पूरे दौरे को देखेंगे तो हर जगह देश का मजाक इसलिए होता है कि मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब जो बाइडेन ने मोदी जी के सम्मान में व्हाइट हाउस में जो भोज रखा, उसमें सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके और बाइडेन के हाथ में एक गिलास था। गिलास जो था मोदी जी के उल्टे हाथ में नहीं था, सीधे हाथ में था, और जो बाइडेन के उल्टे हाथ में था। अब इस बात को बताने के लिए जो बाइडेन ने कहा कि चूंकि मैं वाइन नहीं पीता, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जब वाइन नहीं पीते तो जो गिलास होता है उसे आपको उल्टे हाथ में रखना होता है। मोदी जी ने बात सुनी और मोदी जी बड़े मजे से हंस दिए, उन्होंने उसका इशारा नहीं समझा। फिर वहां पर एक ट्रांसलेटर थी, उसने हिंदी में बताया कि प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं कि अगर हम वाइन नहीं पीते तो हम जो गिलास है वो बाएं हाथ में पकड़ते हैं, और अगर हम शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो दाएं हाथ में पकड़ते हैं। लेकिन मोदी जी ने तब भी अपना जो गिलास है, वो जो जिंजर एले था, यानी अदरक का एक पेय था, वो अपने सीधे हाथ में ही रखा। अब मजबूरी में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपना गिलास जो है वाइन वाले हाथ में रखना पड़ा, और उन्हें भी सीधे हाथ में रखकर उन्होंने टोस्ट किया, जाम से जाम टकराए। तो आप इससे समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अमेरिका में अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है और नहीं करते, तो जो बाइडेन के दिमाग में क्या छवि बनी होगी। मोदी जी के दौरे में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, इस बार पहली बार, और पिछली बार भी जो बाइडेन से जब 2-3 बार मिले हैं मोदी जी, जो बाइडेन ने हर बार मोदी जी को एक पूरी तरह से चेतावनी दे रखी है कि मेरे गले नहीं पड़ना, गले नहीं मिलना, हाथ से हाथ मिलाना। और इसलिए पहली बार दौरा है कि मोदी जी किसी के गले नहीं पड़े, नहीं तो जबरदस्ती मोदी जी गलबैयां करते थे। और वो जो ओबामा है, ओबामा को तो बार-बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में, अक्षय कुमार को जो इंटरव्यू दिया था, प्रायोजित जो उनका प्रेस इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था, मैं ओबामा से तू तड़ाक में बात करता हूँ। मैं उससे जो है जो भी बात करता हूँ बड़ी खुली होती है। लेकिन इस बार लोगों ने देखा कि ओबामा ने मोदी जी के दौरे पर टिप्पणी की, इंटरव्यू दिया, और कहा कि हिंदुस्तान में अकलियत हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है, उन पे जो है बुरी तरह से जो अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत ने अपना ये रुख, अपनी ये छवि नहीं सुधारी तो दुनिया में इसका बुरा असर पड़ेगा, और हम इस बात को उठाएंगे।
और यही सवाल जो है कि ओबामा का बयान सही नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओबामा का बयान सही नहीं है, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। आप समझिए, अगर ओबामा हिंदुस्तान रहते ना तो निर्मला सीतारमण उन पे यूएपी लगा देती, और हो सकता है बीजेपी का कोई प्रवक्ता जो है ओबामा के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा कर देता गुजरात की किसी कोर्ट में, और ओबामा को तब 2 साल की सजा होती और ओबामा को जमानत नहीं मिलती। ये आप समझ लीजिए, निर्मला सीतारमण बोले या आप समझिए स्मृति ईरानी बोले या और दूसरे इनके जो नेता बोले, वो ऐसी बातें करते हैं कि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जो ट्विटर के संस्थापक हैं उन्होंने एक बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने कहा कि हमें जो है किसान आंदोलन के दौरान धमकाया गया और ये कहा गया कि अगर आप जो है ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके दफ्तरों पर छापे मारेंगे, आपके लोगों को बंद कर देंगे। और इसका जो संबित पात्रा है उसने क्या कहा? संबित पात्रा ने कहा कि ये जो ट्विटर का संस्थापक है ये जो है झूठ बोलता है, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता, ये मोदी जी को बदनाम करता है। तो आप इन सारी चीजों में देखिए कि एक सरकार का एक डिजाइन नजर आता है। आप अगर इन्हें कहो कोई आदमी सच बताए कि गुजरात में दंगे हुए तो इन्होंने क्या किया, बीबीसी को भी बैन कर दो। वहां पर जो है अमेरिका में जितने तरह के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, उनके बाद भी अगर सरकार उनकी सीख नहीं लेती तो आप समझिए आपकी छवि खराब होती है। आपको मैंने एक फोटो भी भेजी थी कि मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले एक छवि मोदी जी की दिखाई गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फोटो छपी है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान से आकर अमेरिका की जनता को अपना जो है आशीर्वाद दिया है। ये आपको मैंने भेजा भी था। और ये क्या है, झूठी खबर है। अमेरिका अपने राष्ट्रपतियों को ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखता। लेकिन ये लोग समझते हैं कि झूठ फैलाकर ये ऐसे काम करते हैं कि मोदी जी के सम्मान में जो वास्तव में भी अच्छे काम हुए हैं वो भी लोग हमारे जैसे लोग समझते हैं फर्जी है, जब तक हम उसको पुष्टि ना कर लें, जब तक फैक्ट फाइंडर से ना देख लें कि कहीं ये झूठ तो नहीं चल रहा। तो झूठ का एक प्रपंच जो है लगातार चलाते रहते हैं, और झूठ के प्रपंच का ये तरीका है कि मोदी जी ने अपने जो सीनेट में या कांग्रेस में जो भाषण दिया उन्होंने, वहां पर उन्होंने कहा कि हम जो है देश में समानता रखते हैं, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र की परंपरा को बढ़ाते हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा लोकतंत्र का जो ढांचा है वो हिंदुस्तान में संस्थागत रूप से पूरी तरह से डगमगा रहा है। मैंने आपको एक अपनी आरटीआई भेजी है। जब मोदी जी ने लाल किले पे पहली बार संबोधन किया तब उन्होंने पहला जो घोषणा की थी वो ये की थी कि हम नीति आयोग को बना रहे हैं और जो योजना आयोग है जो नेहरू ने बनाया था हम उसे भंग कर रहे हैं। जब उसे भंग कर दिया इन्होंने तो मैंने एक आरटीआई लगाई कि भाई नीति आयोग का मतलब क्या है। तो नीति आयोग का मतलब जो है, भारत सरकार ने मुझे आरटीआई के जवाब में आप दिखा भी सकते हैं लोगों को, ये भेजा कि इसका मतलब है राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो मैंने कहा संस्था भी लगा दिया और आयोग भी कर दिया। तो वो जो अफसर था वो बड़ा सा बोला, जी ऐसा है, ये जो नाम रखा है ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने रखा है। तो मैंने भाई कब रखा? कहता है जब आपकी आरटीआई आई तब रखा। तो इसका मतलब मोदी जी पहले कर लेते हैं और बाकी के ये सारे लोग जो है, चाहे निर्मला सीतारमण हो या स्मृति ईरानी हो या संबित पात्रा हो, ये उसकी कशीदेकारी करना शुरू करते हैं। रफूगर है ये, जैसे कहीं कोई फट जाए तो उसको रफू करके बताते हैं नहीं ये ठीक है। तो ये लोग जो है एक तरह से मोदी जी की चाकरी करते हैं, देश की चाकरी नहीं करते। इन्हें देश के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, देश के आत्मसम्मान से मतलब नहीं है। और इसीलिए आज के समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। जो 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों का सम्मेलन हुआ जिसमें 17 दल थे, बाद में 15 रह गए क्योंकि केजरीवाल को वहां लोगों ने भाव नहीं दिया। केजरीवाल अपनी दुकान चलाना चाहते थे कि मेरे खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया मेरी सरकार के खिलाफ उसको राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया जाए, जिसको सबने मना कर दिया। तो 15 दल जो इकट्ठे हुए हैं उससे जो है भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से अंदर से एक खौफ पैदा हो गया है। उन्हें लगता है कि अगला चुनाव जो हम नहीं जीत पाएंगे, और इसीलिए मोदी जी जो बार-बार ये प्रचार कर रहे हैं या उनके चमचे प्रचार कर रहे हैं या भारत सरकार प्रचार कर रही है, मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। विश्व गुरु बनने की बात है कि इस दौरे की ये उपलब्धि तो है कि भारत सरकार ने ड्रोन खरीद लिया जो 100 करोड़ का एक था, वो 6 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसी तरह और रक्षा सौदे कर लिए। लेकिन भारत को जो यूएनओ में स्थायी सदस्यता लेनी थी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। उस पर चीन का विरोध आज भी पूरी तरह हमारी सरकार के खिलाफ है। हमारी सरकार की को जो है अपने इस लक्ष्य में मोदी जी को सफलता नहीं मिली। दूसरा ये था कि मोदी जी इस दौरे पे जाएंगे तो उन्हें नोबेल ऑफ पीस अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि वो जो है बार बार शांति स्थापना की बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में। लेकिन यूक्रेन में और रूस के बीच में जो लड़ाई है
उसमें जिस तरह से मॉस्को में पुतिन के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, 25,000 सैनिक जो उतर आए हैं, उससे मोदी जी की योजना भी खटाई में पड़ गई है। अब मोदी जी को वहां के विद्रोहियों से एक अपील करनी पड़ेगी कि भाई मैंने जो है यूक्रेन से और रूस से जो अपील की थी, वैसी अपील मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप जो है अपना संघर्ष का रास्ता छोड़ दो। लेकिन मजे की बात है कि मोदी जी क्या करते हैं कि दूर के ढोल तो सुहावने दिखते हैं, अपने घर के अंदर जो आग लगी हुई है उसको वो नहीं देखते। कश्मीर में लगातार लोग मर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया 30 लोग जो है जून के महीने में मर गए हैं और मोदी जी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उसी तरह हम देखते हैं कि मणिपुर में आग लगी हुई है, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, उस पर मोदी जी कोई टिप्पणी नहीं करते। हाँ, मोदी जी का एक दौरा जो था वो होना था इजराइल के जाने का। इजराइल का दौरा किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो मोदी जी मिस्र की एक मस्जिद में चले गए और पहली बार मोदी जी की हमने फोटो देखी जिससे मोदी जी ने जो स्कल्ट कैप है, जो लगी हुई टोपी होती है, वो पहनकर वो उस मस्जिद में गए हैं और उसका मकसद यही है कि ओबामा ने जब कहा कि हम इस्लाम विरोधी हैं, तो मोदी जी ने तुरंत टोपी पहन के बता दिया कि मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूँ। वोट के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में आपको याद होगा कई बार मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की गई, मोदी जी हाथ झटक देते थे, टोपी नहीं पहनूंगा। लेकिन पहली बार ओबामा की डांट के बाद मोदी जी को लगा कि मेरी छवि खराब हो रही है, तो उन्होंने मिस्र में जो है टोपी पहनी और टोपी पहनकर मस्जिद में गए और मस्जिद में जाकर अपनी फोटो खिंचाई। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी के मन में हलचल है, उन्हें लगता है कि उनकी छवि जो है दरक रही है और इसीलिए उन्हें अपनी खराब छवि और खराब स्थिति के बारे में जगत प्रकाश नड्डा से पूछना पड़ा कि भाई क्या हाल है, क्योंकि मोदी जी को पता है उनकी जमीन जो है दरक रही है और इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा ने वो इस तरह की बात कही कि मुझे एक फिल्म आई थी मेरे अपने, उसमें एक गाना था बड़ा बढ़िया, जो पेंटल एक कॉमेडियन था, वो गाता था कि आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया है, ये भी लगता है कि वो एमए ही किया है। तो यही आज की हालत जो है नौजवानों की है कि करके वो जो है बेरोजगार है और मुझे लगता है कि मोदी जी के रहते हुए लोगों की हालत जो है खराब हुई है और जगत प्रकाश नड्डा सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरा एनालाइज किया है मोदी जी की यात्रा का, साथ ही देश का के हाल का, और जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने जो कुछ कहा उसका, उसके बयान का क्या मतलब है, उसका भी एनालाइज किया है। जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात कराएंगे रविंद्र सिंह जी से, तब तक के लिए दीजिए जय जय।